नारी को दो शिक्षा, शक्ति और सम्मान, तभी प्रगति करेगा हमारा हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार गुप्ता और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं लेकर आपका अपना प्रोग्राम देश हित में चर्चा। आज के इस एपिसोड में हमारा जो विषय है वो है नारी सशक्तिकरण, जरूरत और हकीकत। तो इस पर चर्चा करने के लिए आइए हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमानों का। तो हमारे आज के मेहमान है श्रीमती दीपा धामी जी, जो देहरादून से है, श्रीमती नेहा शुक्ला जी, जो फरीदाबाद हरियाणा से हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और डॉक्टर मिता शाह मैम अभी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी। तो तब तक हम आइए चर्चा को शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा अपने मेहमानों के बारे में बताना चाहूंगा। दीपा धामी मैम नैतिक एंटरप्राइजेस नाम की एक संस्था चलाती है जो महिला उत्थान के लिए अनेकों कार्य करती है। नेहा शुक्ला मैम तकनीकी संस्थानों से जुड़ी है और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारी महिलाओं को आगे बढ़ते देखा और आगे बढ़ाने में उनके साथ कार्य किया है। तो आइए हम आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का जो विषय है नारी सशक्तिकरण, जरूरत और हकीकत, तो हम उस पर ही बात करेंगे। हमने ये टॉपिक ही क्यों चुना, उसके लिए पहले मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहूंगा कि आज के समय में हर जगह, चाहे वो गांव हो, शहर हो, हर जगह सशक्तिकरण पर चर्चा बहुत होती है, लेकिन मुश्किल से बहुत कम लोग समझ पाते हैं महिला सशक्तिकरण के सही अर्थ क्या है। यह कहना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग इस बात से जागरूक हैं कि महिलाओं के सही अधिकार क्या है। इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि कितने लोगों को इस बात का सही अंदाजा है। आज भी हमारे समाज में महिलाओं के उत्पीड़न की बहुत सारे उदाहरण रोज समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल के माध्यमों से हमें सुनने को मिलते रहते हैं। बहुत सारे पुरुष प्रधान मानसिकता वाले तत्व इस बात को मानने के लिए कभी तैयार नहीं होते कि महिलाएं भी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। और ऐसा आप थोड़े से पिछड़े इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है ये चीजें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि महिला सशक्तिकरण, तो उस पर विचार करने के लिए जरूरत है एक स्वस्थ चर्चा करने की, जिसके लिए आज हमने अपने मेहमानों का आमंत्रित किया है। सशक्तिकरण के साथ साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि सशक्तिकरण के नाम पर कहीं हम अराजकता पर नहीं फैला रहे, सशक्तिकरण के नाम पर कहीं हम रीति रिवाज और प्रथाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, कहीं सशक्तिकरण के नाम पर हमें ये गलत फहमी तो नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कीजिए, हम अच्छी बुरी हर ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। तो हमें सशक्तिकरण के सही अर्थों को समझना होगा। जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में महिलाओं का साथ जरूरी है, लेकिन सशक्तिकरण क्या है इसकी सही जानकारी पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को होना भी अति आवश्यक है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं अपनी चर्चा की तरफ। तो दीपा मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं। मैंने देखा है आपने खासकर जो गांव की महिलाएं हैं, खासकर किसान महिलाएं, उनके उत्थान के लिए आपने बहुत अनेक कार्य किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की क्या जरूरतें हैं और क्या हकीकतें हैं, मतलब कितना वो जरूरत पूरी हो पा रही है और कितना। हमारे साथ मीता मैम भी जुड़ चुके हैं। मीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। तो दीपा मैम प्लीज। आशीष जी, जैसे कि आज हमारी चर्चा का विषय है नारी सशक्तिकरण। हम अक्सर देखते हैं कि नारी सशक्तिकरण पर आए दिन चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन एक स्वस्थ और जो एक चर्चा होनी चाहिए, जिसका एक रिजल्ट आना चाहिए, वो आज तक हमें देखने को नहीं मिल पाया है। हमने, जैसे कि आपने बताया, मेरी नैतिक एंटरप्राइजेस है। हम लोगों का मेन उद्देश्य ये है कि हम नारी को स्वावलंबी भी बनाए, साथ ही उसको हम इतना उसके अधिकारों के प्रति सजग भी बनाए। आज की स्थिति ये है कि नारी अपने अधिकारों को तो जानती है, लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग कहाँ और किस जगह पर करना है उसे ये पता नहीं है। हम जाते हैं, और अगर हम नारी सशक्तिकरण की बात करें तो सशक्तिकरण का अर्थ सिर्फ अधिकारों का उपभोग करना ही नहीं है, आपको आर्थिक आजादी भी होनी चाहिए। सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं हम, और मुझे लगता है नारी सशक्त तो हुई है और आत्मनिर्भर भी हुई है, लेकिन उसे वो आर्थिक आजादी आज भी नहीं मिल पाई है जो उसे मिलनी चाहिए। अक्सर वो, अगर हम बात करते हैं तो वो अपने आर्थिक जो उसके फैसले होते हैं, घर के फैसले हैं, उसे अपने कहाँ पर कितना अपने लिए कहाँ पर खर्च करना है। आज स्त्री कमाती है, लेकिन उसे पैसा खर्च करने के लिए अपने परिवार वालों से पूछना पड़ता है। उसे
फैसले लेने का उसको मतलब डिसीजन जो उसको लेने होते हैं वो उसकी अथॉरिटी उसको नहीं मिल पाती है। और मुझे ये लगता है कि आर्थिक आजादी होना भी एक बहुत बड़ा नारी सशक्तिकरण को अगर हम प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, प्रभाव में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक स्त्री को आर्थिक आजादी मिलनी जरूरी है। जी मैम, मिता मैम एक्चुअली थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, तो मैं बताना चाहूँगा मिता मैम ने इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने पीएचडी भी किया है, और अनेकों सम्मेलनों में मैंने मिता मैम को सुना है, जो हमेशा नारी उत्थान के लिए अनेक सम्मेलनों में जागरूकता अभियान चलाती है। मिता मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगता है, मतलब कितनी ज़रूरत है हमारे देश को नारी सशक्तिकरण की, और उसमें कितनी हकीकत है, कितना हमें लगता है कि अभी बहुत कमियाँ हमारे समाज में नारी उत्थान के लिए? नारी सशक्तिकरण का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ इस फील्ड में काम ऑलरेडी हो चुका है। जहाँ तक मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो है जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से या समाज की तरफ से, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है रिलेटेड टू अवेयरनेस। अभी भी हम जितना भी हमारे लिए जो कुछ सरकार की तरफ से नीतियाँ बनाई जा रही है, जो हमारे लिए अवेलेबल है, हमें उनके बारे में इतना पता नहीं है। जब हमें पता नहीं होगा तो हम उसका फायदा कैसे उठाएंगे। और दूसरी चीज, सशक्तिकरण को मैं बेसिकली 3 स्टेप का एक मॉड्यूल मानती हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट एम्पावरमेंट, ये बेसिकली स्टार्ट होता है सबसे पहले हमारे पर्सनल एम्पावरमेंट से। हमें सबसे पहले अपने आप को डेवलप करना है, फिर हमें सोसाइटी में एक रिकग्निशन की ज़रूरत है, और जहाँ हमें सोसाइटी में लोग पहचानते हैं, हमारे पास कुछ काम होता है, हमारे स्किल की पहचान होती है, उसके बाद हमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अपने आप होता है। तो सशक्तिकरण जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो हमें सबसे पहले उसके लिए अपने आप, अपने अंदर, अपने स्वयं काम करना चालू करना चाहिए। नेहा मैम, आप अपने विचार रखें। Thank you, Gupta sir. First of all, it's really a pleasure for me and honor for me too to be all with you here today for such a needful discussion here. मैं पूरी तरह से सहमत हूँ मीता मैम से, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। जब तक फर्स्ट लेवल ही हमारा रेज नहीं होगा, जिस तरह से मैम ने बताया कि 3 लेवल में ये बटा हुआ है, बहुत अच्छी बात मैम ने बताई है। क्योंकि महिला सशक्तिकरण को मैं अगर बेहद आसान शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करती भी हूँ, तो सबसे पहले मुझे यही समझ में आता है कि जिसमें महिला अपने जीवन में जुड़ी हर इम्पोर्टेंट फैसला खुद ले सके। क्योंकि बहुत ग्राउंड लेवल की बात अगर मैं करती हूँ तो मैं सबसे पहले उस टाइम पे चली जाऊँ सशक्तिकरण को लेकर, जहाँ पर एक बेटी का जन्म होता है घर में। सबसे पहले बहुत ही लाइव एग्जाम्पल हम सभी देखते आए हैं घरों में। अगर कहीं बेटी का जन्म हुआ है, ये बात की न्यूज मिलने का ही जो एक भाव होता है लोगों का, वो कुछ ऐसा होता है कि कोई बात नहीं, बेटी हुई है, अगली बार बेटा भी होगा। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट से ही सशक्तिकरण को उठना चाहिए। पहले तो यही मुझे लगता है कि स्टार्टिंग यहीं से शुरू होनी चाहिए। इस चीज से हम थोड़ा पहले ऊपर, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट में तो बहुत कुछ है अभी बात, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हो भी चुका है, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें भी बाकी हैं जो कि होनी चाहिए। बाकी आगे अगर मैं बात करूं आजकल के माहौल की, तो जैसे कि सर आपने बताया कि मैं फरीदाबाद से बात कर रही हूँ, तो मैं कहीं दूर नहीं जाऊं, मैं बहुत पास की बात करूं, मैं महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों की अगर बात करना शुरू करूं, तो मैं दिल्ली की सबसे पहले दिल्ली की बात करूं अगर, तो दिल्ली इज द मोस्ट अनप्रोटेक्टेड एरिया दिस टाइम फॉर गर्ल्स वुमेन। ये बहुत ही पिटी फील करूंगी मैं ये बोलते हुए, बट we hear one rape case in every 15 minutes। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट में ही नहीं है। बड़े दुख की बात है कि वो भी मैं 15 मिनट में एक जो खबर आने की बात कर रही हूँ, वो बात उन केसेस की कर रही हूँ जो रजिस्टर्ड होते हैं। जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते तो उनकी तो मैं बात ही क्या करूंगी। इन सब का इरेडिकेशन होना चाहिए, और इन सब के लिए सेल्फ केयर स्टेप्स जो हैं वो एक महिला को शायद खुद से ही उठानी पड़ती है, खुद से ही उठना पड़ेगा। सबसे पहले हमें खुद समझना होगा कि हमारा क्या केस है,
है इस सोसाइटी में, हमें कैसे करना है। इस इरेडिकेशन के लिए मुझे लगता है कि सेल्फ प्रोटेक्शन है, लेडीज को आना चाहिए, और इवन स्कूल लेवल से ही इस एजुकेशन सिस्टम में एक चीज का जोड़ना बड़ा जरूरी है कि गर्ल्स एजुकेशन में इस चीज को इंकलकेट किया जाए कि उन्हें इस तरह से सिखाया जाए कि सेल्फ जो केयर है या सेल्फ सिक्योरिटी है वो इस तरह से की जाए। मैं स्कूल की बात भी छोड़िए, अगर मैं अपने घरों की बात करती हूँ, चलिए बड़ी बेसिक लेवल पे, अपने घर में बड़ी हो रही है तो सबसे पहला गुरु मैं मानती हूँ कि माँ ही है उसकी। तो एक माँ ही अपनी बच्ची को इस तरह का संस्कार या उसके मन में इस तरह की बात डाले कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है, तू यहाँ जा वहां जा, कहीं भी जा सकती है। मतलब वो भाव है, वो कुछ ऐसी हिम्मत है, एक हिम्मत है जो बेटी को माँ से ही मिलती है। माँ ही उसका पहला गुरु भी है। तो माँ अगर उसके साथ है, खुद एक नारी है, तो नारी को सशक्तिकरण होने में देर नहीं लगेगी। नारी अगर ये खुद ही जिम्मा उठा लेगी, खुद सोच लेगी कि मुझे अपनी बेटी, और बेटी ही क्यों, बेटा भी अगर तो उसे भी बता सकते हैं, उसे भी अगर एक घर में दादा दादी रहते हैं और दादाजी किस तरह का व्यवहार दादी के साथ कर रहे हैं, पिताजी माता जी के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये सब चीजें बच्चे देखेंगे। और वही बच्चा बड़ा होके जब वो भाई है या फिर वो किसी का पति बनेगा तो वही वो चीजें अपने में लाएगा ही लाएगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि जैसे मैंने ये बात की पहले भी कि ऐसा नहीं है, हम एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं बहुत ही लोअर लेवल्स पे ही जाकर। के लिए टाइम तो बहुत लगेगा, मैं नहीं कहती कि ये 1-2 दिन की बात है, पर चलिए जब जागो तभी सवेरा, ऐसी बात नहीं है। अगर अपने घर से मेरे हिसाब से सबसे पहले शुरू करें तो सबसे पहला स्टेप मुझे यही लगता है कि जागना हमें अपने अपने घरों से ही पड़ेगा। पहले अपनी बेटियों को इस लेवल की हिम्मत, इस लेवल की एजुकेशन या इस लेवल के भाव या इस लेवल की हमें उनको शिक्षा देनी पड़ेगी। शिक्षा 2 तरह की है, एक तो पढ़ाई लिखाई तो है ही है, एक अपर लेवल की जो यहाँ से है हमारी सोच, वो थोड़ी बढ़नी चाहिए। सबसे पहले बच्चे को बड़े होने का माहौल ही हमें इस तरह से मिलना चाहिए कि उसको लगे बचपन से कि वो कुछ अच्छा कर सकता है और करेगी, वो कर सकती है। ठीक है मैम, मैं आऊंगा आपकी तरफ दोबारा। दीपा मैम, मैं आपकी तरफ फिर आना चाहूंगा। अभी जैसे हमने बात की और नेहा मैम ने बताया कि जागरूकता की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो हमारी फैमिली है, परिवार से शुरू करना होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे हमें इसमें 2 तरह की जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। एक तो पहले पुरुषों को जागरूक करना है कि महिलाओं के प्रति अपने विचारों को बदले, जहाँ पर अभी भी बहुत पिछड़ापन है। और दूसरा यह है कि हमें काफी सारी महिलाओं को भी जागरूक करना है क्योंकि उनको अपने अधिकारों के बारे में अभी पता ही नहीं हुआ। और कुछ ऐसे भी केसेस हैं कि जहाँ महिलाओं को अधिकारों का पता है लेकिन बहुत गलत पता है, उसका बहुत गलत आप कह सकते हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है। तो उस पर मैं थोड़ा सा आपकी विचार जानना चाहूंगा कि उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। हमें जागरूकता मतलब किस तरह से फैला सकते हैं? जी 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 आशीष जी, जैसे कि नेहा जी ने भी बताया कि जागरूकता की बहुत कमी है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे पास अधिकार हमें मिले हुए हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं आज भी ऐसी हैं जिन्हें अपने अधिकारों की पूर्ण जानकारी नहीं है। तो इन अधिकारों को के लिए उन महिलाओं को कैसे जागरूक किया जाए, इसके लिए एनजीओज भी बहुत तरीके से काम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। लेकिन महिलाएं जो पुरुष प्रधान समाज में है वो उस स्थिति में ऐसे ही दब के रहना सीख चुकी हैं कि वो उन अवेयरनेस प्रोग्राम्स का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो हमें पुरुषों की मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी कि पुरुष आखिर महिलाओं के प्रति उसकी सोच क्या है। महिलाओं आज भी हम देखते हैं, अगर हम पिछड़े जो कुछ इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, हम देखते हैं महिला दिन भर काम करती है और कमाती भी है, लेकिन बहुत सारे पुरुष वर्ग ऐसा है जो महिला की कमाई से ही महिला की कमाई से ही पूरा घर का खर्चा चलता है और महिला ही उत्पीड़न का शिकार भी होती है, चाहे वो शारीरिक उत्पीड़न हो, चाहे वो मानसिक उत्पीड़न हो। उसका इस तरीके से उत्पीड़न होता है लेकिन वो मुंह बंद कर के रह जाती है। इसका एक कारण ये है कि क्योंकि एक तो वो जीना सीख चुकी है, उसकी आदत बन चुकी है कि वो उसको रोज प्रताड़ना दी जाती है
और वो उस प्रताड़ना के लिए जीने को मजबूर है, क्योंकि वो समाज क्या बोलता है, हमारा समाज यही सिखाता है। आज भी हम देखते हैं कि हम बहुत से अभी भी बहुत से माता पिता ये सिखा के लड़की को भेजते हैं कि नहीं, आप ससुराल चली गई हो तो थोड़ा बहुत सहना भी सीख जाओ, आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें समाज, अगर हम बात करते हैं एकल नारी या एकल अभिभावक की बात करते हैं, तो आज भी हमारा समाज स्त्रियों को, जो एकल महिला है या एकल अभिभावक है, उसको हम देखते हैं कि बहुत बुरी नजर से देखता है। और महिला की ये स्थिति है कि उसको कहीं ना कहीं से ये लगता है कि अगर मैं आवाज उठाती हूँ तो वो समाज कहीं ना कहीं मुझे ही मेरी तरफ ही उंगली करना शुरू न कर दे कि नहीं, इसी महिला में कोई कमी थी, शायद ये एडजस्ट नहीं कर पाई, शायद कुछ ना कुछ इसी महिला में कमी है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पर महिला आवाज उठाने से रुक जाती है, लेकिन हालात बदल रहे हैं धीरे धीरे। बहुत से चेंजेस हम देख रहे हैं, महिलाओं ने आवाज उठाना भी शुरू किया है, लेकिन आवाज उठाना शुरू तो किया है, लेकिन जो हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं, बहुत सी महिलाएं इन अधिकारों का दुरुपयोग करना भी सीख गई हैं। अगर हमारी जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में आप रहते हो, सास ससुर है, बेटा और बहू बेटा है, और अगर सास ने बेटी को कुछ भी कह दिया, बेटी की तरह सब कुछ भोग भी दिया, तो वहां पर वो माँ बाप से अलग होने का सीधा उसका एक चीज रहता है कि नहीं, मुझे नहीं रहना है। अगर मुझे रहना है तो आप पेरेंट्स से अलग रहना है, मुझे यहाँ पर इतनी टोका टोकी मुझे मंजूर नहीं है। और वहां पर क्या देखने को मिलता है हम कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ उनके पास एक हथियार होता है, दहेज एक्ट। दहेज का हम आपके ऊपर आरोप लगा देंगे, और दहेज वहां पर मतलब ऐसी कई परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना सीख जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि सशक्तिकरण हो, लेकिन एक सामंजस्य के साथ हो कि किस तरीके से उनको अधिकारों का प्रयोग कहाँ पर करना है, और महिलाएं अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी ना कर पाए। हम आजकल हम लोग अपने आसपास ही देखते हैं, लेकिन हम खुद आवाज नहीं उठाते। हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एकाएक ऐसा कुछ हो जाता है कि जो नई बहू आई है और वो सीधा सीधा दहेज का एक्ट लगा के कि मुझे यहाँ पर रोक टोक हो रही है, मुझे यहाँ पर कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है, मुझसे मेरा आर्थिक मतलब मुझे वो कमा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से हम देख रहे हैं उसको पूरी खुली छूट है, अपने आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र भी है अपने पैसों का, अपने जो भी है अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना सीख जाती है कि नहीं, मुझे आर्थिक रूप से यहाँ पर आर्थिक शोषण किया जा रहा है या मेरा मानसिक शोषण किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जितना हम महिला सशक्तिकरण की ओर हम लोग अग्रसर होते जा रहे हैं, हमें अपने अधिकारों की जानकारी मिलती जा रही है, हमने अपने अधिकारों को हम प्रभाव में ला रहे हैं, उसके कुछ फायदे हैं। तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि हम लोग महिला सशक्तिकरण का हम लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, या हम फायदे का या हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे ये लगता है कि महिला सशक्तिकरण का उन लोगों को, कुछ लोग जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी हैं अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, हर डिसीजन लेने के लिए भी स्वतंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं से शादी के बाद कुछ महिलाएं इस जो ये हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें या कुछ ऐसे अधिकार हैं जो महिलाओं को मिले हुए हैं, उनका दुरुपयोग करना भी सीख जाती हैं। तो मुझे लगता है कि लेकिन हाँ, हम लोग अगर मेट्रो सिटीज की बात करें और बड़े कस्बों की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, तो महिला सशक्तिकरण पूर्ण रूप से प्रभाव में आ चुका है। लोगों को अधिकारों की जानकारी है, महिलाओं को पता है कि हमें अपने अधिकारों का प्रयोग कहाँ और कब कैसे करना है। लेकिन अगर हम दूरस्थ गाँवों की बात करें, ऐसे इलाके हैं जहाँ महिला पढ़ी भी है, ग्रेजुएट आज भी हम गाँव में देखते हैं, तो हर कोई महिला, अगर हम उत्तराखंड की बात करें या बहुत से नॉर्थ स्टेट्स की बात करें, तो महिलाएं अभी आज की जो डेट है उसमें हर महिला मतलब कम से कम इंटरमीडिएट तो है ही है और उसे अधिकारों की जानकारी भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाज उनका ऐसा हो जाता है कि वो अपने समाज में आवाज उठाने से डरती है। तो मुझे लगता है कि उन्हें उनकी काउंसलिंग होना, उनका अवेयरनेस
प्रोग्राम जो होने चाहिए वो इस तरीके से होने चाहिए कि उनको अपने अधिकारों की पूरी जानकारी दी जाए, कौन से अधिकार कब कहाँ कैसे लागू किए मतलब कैसे यूज करने चाहिए, और ये सारी जानकारी अगर हम उन महिलाओं को तक पहुंचा पाए किसी न किसी तरीके से, तो मुझे लगता है कि बहुत से चेंजेस आते हैं। क्योंकि जो माइंडसेट बन चुका है महिलाओं का रूरल एरियाज में, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो माइंडसेट महिलाओं का बन चुका है कि नहीं, हमें आवाज नहीं उठानी है, अगर हम आवाज उठा देंगे तो कहीं ना कहीं से हमें ससुराल में भी हमें जवाब देना पड़ेगा, मायके में भी हम लोग क्या जवाब देंगे। तो इस विचारधारा से हमें उनको बाहर है कि आप कमा रहे हो और आप सिर्फ अपने घर के खर्चों में आप अपनी भूमिका अपनी निभा रहे हो, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। महिला सशक्तिकरण है कि भले ही आप कमा नहीं रहे हो, लेकिन आपको अपने जो अधिकार हैं, आपको अपने घर में निर्णय लेने के अधिकार होने चाहिए। आप आज भी अगर हम बात करते हैं, अगर आप सब्जी भी बनाती हो रात की, तो सब्जी लेने के लिए भी आप पति से पूछते हैं कि आज आप सब्जी में क्या खाएंगे। महिला अपनी पसंद की सब्जी नहीं बनाती है, वो बच्चे से पूछती है कि मैं सब्जी क्या बनाऊं, बेटा आप क्या खाओगे, सास ससुर से पूछती है, वो सारे दायित्व निभाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लिए वो करना भूल जाती है। वो अपनी पसंद का कुछ नहीं कर सकती है, पहनती है तो पति की पसंद का पहनती है, खाना बनता है तो घर में और लोगों की पसंद का बनता है। तो कुछ क्योंकि नहीं, जो समाज है बस कि नहीं क्या बन रहा है, पति ये पूछते हैं कि क्या बन रहा है, आज क्या बना रही हो, वो ये नहीं पूछता कि तुम क्या खाओगी, वो ये कभी नहीं पूछता। तो हमें इस विचारधारा से भी निकलना पड़ेगा कि नहीं, जितना आप लोगों का एक पुरुष का नजरिया बदलना भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण तभी प्रभावशाली हो सकता है जब पुरुष भी अपना नजरिया बदलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी मुझसे इसलिए परेशान रहती है कि मैं उसे कभी उसे ये नहीं बता पाता कि आज क्या बनाना है या कौन सी सब्जी लानी है। तो थोड़ा सा यहाँ हिसाब उल्टा है। अमिता मैम, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगा। जैसे मैम ने भी बताया कि जो ग्रामीण इलाकों में, आशीष सर मैं आपको प्लीज इंटरप्ट करना चाहूंगी, एक कॉम्प्लीमेंट आपको करना चाहूंगी इस बात पे कि सभी लोगों को आप जैसे पति मिले, ऐसा मेरी आशा है और मेरी कॉम्प्लीमेंट है आपको। तो मुझे लगता है प्रॉब्लम जो है वो 98% अपने आप सॉल्व हो जानी चाहिए फिर। शुक्रिया मैम। अमिता मैम, जैसा अभी मैम ने बताया, ग्रामीण इलाकों में काफी महिलाएं मतलब अपने अंदर ये बात बिठा चुकी हैं कि मतलब ऐसे ही होता है, औरत का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। इससे दिक्कत क्या है कि जब उनके आगे बच्चे होते हैं, उनकी बेटियां होती है, वो उनको भी फिर यही शिक्षा देते हैं और यही चीज फिर आगे प्रोपोगेट होती है। लेकिन अगर हम फिर से शहरों की तरफ आए तो इसके सशक्तिकरण, जैसे मैम ने बताया कि काफी लोग अवेयर हैं कि नारी की शक्तियां क्या है, उसको क्या करना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा उसका दुरुपयोग भी देखने को मिला है। तो मतलब आपकी तरफ से क्या मैसेज है, आप क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं को जो दुरुपयोग करती है और उन ग्रामीण महिलाओं को जो जरूरत से ज्यादा उत्पीड़न सहन करती है, और कैसे मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें या सरकार को भी हमारी तरफ से, कि ये उत्पीड़न हम कम कर सकें, हम दोनों में समन्वय बिठा सके, क्योंकि ऐसा ना हो कि थोड़े दिन में कंडीशन ये आ जाए कि वो महिला आयोग के साथ साथ पुरुष आयोग भी खोलना पड़े। दीपा मैम ने बहुत अच्छी बातें बताई है और ये कहीं ना कहीं मैं भी अग्री करती हूँ। Am I audible, sir? यस मैम। मैं भी अग्री करती हूँ कि कहीं ना कहीं अभी जो हमारे रूरल एरियाज है वहाँ पे हालत स्थिति थोड़ी सी दयनीय है। लेकिन एक चीज से मैं डिसएग्री भी करूंगी कि शहरों में महिलाएं अवेयर है, उनको सब कुछ पता है कि उनके पास कितने अधिकार है और वो क्या कुछ कर सकती है, और कई महिलाएं दुरुपयोग भी कर रही होगी। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि कितनी अच्छी अच्छी संभ्रांत परिवार की पढ़ी लिखी महिलाएं भी है जिनके साथ में अत्याचार हो रहा है, पर वो समाज के डर से या अपने परिवार की इमेज को बचाने के लिए आज भी वो कुछ नहीं कर पा रही, और उनको चुपचाप इन सब जो भी उनके साथ हो रहा है उसका एक हिस्सा बनना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं भले हम शहरों में बात करें कि पढ़ लिख जाने से सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारा जो बेसिक माइंडसेट है वो अभी चेंज नहीं हुआ है। बहुत ही कम महिलाएं ऐसी होती है जो अपने हक के लिए लड़ पाती है। और ये भी मैंने देखा है, जब महिला अपने हक के लिए लड़ने निकलती है तो सिर्फ पुरुष ही उनके दुश्मन नहीं है, महिलाएं ही सबसे बड़ी महिलाओं की दुश्मन है।
ये तो मैंने एक गर्ल्स कॉलेज में 11 साल बिताए हैं और मैंने ये बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। और कहीं ना कहीं मेरे मन में थोड़ा सा डर भी बैठ गया इस चीज का कि अगर आज हमें कोई, क्योंकि मैंने एक चीज बहुत जो ऑब्जर्व करी है कि महिलाएं किसी भी एज ग्रुप बी इट, मतलब अगर आज मैं इफ आई एम 40+ और अगर मैं सोचूं कि मैं आज एक 60 इयर्स की लेडी के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे वो एक बेटी की नजर से देखेगी या मुझे एक छोटी बहन की नजर से देखेगी। दैट मे बी ओके इन द इनिशियल स्टेजेस, पर कहीं ना कहीं औरतों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव आ ही जाता है और इसी भाव के कारण औरतें ही औरतों की दुश्मन बन जाती है। ये थोड़ा सा बोल्ड स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना काम किया है, बट ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और कहीं भी किसी औरत को डिफेम करना हो, उसके बारे में कुछ कोई औरत यदि आगे बढ़ रही है तो इन सब चीजों में सबसे पहले औरतें ही उनके पैर खींचती हैं। तो हमें, ठीक है, हमारे सोसाइटी में माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, समाज और गवर्नमेंट को हमारे लिए बहुत सारे स्कीम्स लाने की जरूरत है, पर इसके अलावा सबसे पहले हम महिलाओं को ही एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, आदर सम्मान का भाव जागृत करने की जरूरत है। और घरों की भी यदि हम बात करें तो घरों में भी यही कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही महिलाओं के दुश्मन बने हुए हैं। वहां पर भी जो घर की बड़ी महिलाएं होती है या जो है वो कहीं ना कहीं उनको औरतों को परेशान करती ही है। तो ये तो एक बेसिक चीज है। इसके अलावा सशक्तिकरण जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट तो है, पर कहीं ना कहीं हमें ये भी दिमाग में बैठा के चलना है कि पुरुष और महिलाएं एक गाड़ी के दो पहियों के समान है। कोई एक पहिए को हम ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे और दूसरे को छोड़ देंगे तो भी नहीं चलेगा। व्हाई नॉट टॉक अबाउट इक्वालिटी रादर देन एम्पावरमेंट? So it's not just women who need attention, males also need equal attention. But it is just that कि थोड़ा सा women का secondary status शुरू से समाज में रहा है, तो हम उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, पर उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने के ज्यादा ध्यान देते देते हम शायद कहीं ना कहीं पुरुषों की जरूरतों को भी भूल जाते हैं। और इसी कारण ये सब जो हो रहा है, जहाँ पर महिलाएं अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है या काफी सारी गलत चीजें हो रही है, वो सब चीजें इसीलिए हो रही है। तो सोल्यूशन में मुझे यही लगता है कि सबसे पहले औरतें, पुरुष जो भी हो, हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, सामने वाले की तकलीफों को समझना है, उनका उपहास नहीं उड़ाना है। और तीसरी चीज, यदि हमें कहीं भी लगता है कि हमारे कोई नॉलेज से किसी पर्सन का कोई फायदा हो सकता है या उसकी स्थिति में हम सुधार ला सकते हैं, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो एवरीबडी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन solution of problems and not creation of problems. I think ये बहुत अच्छे से शायद बता सकेगा इसको। नेहा मैम, मैं फिर से आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। हमारे एक्चुअली एक व्यूवर्स की तरफ से एक क्वेश्चन है कि जैसे हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सशक्तिकरण में फिर ये भी आर्थिक आज़ादी भी आती है कि महिलाओं को कमाने की भी आर्थिक आज़ादी होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं आज हर फील्ड में महिलाएं पुरुषों के साथ काम करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो व्यूवर है उनका ये कहना है कि महिलाएं जो डिप्रेशन जो है वो महिलाओं पे जल्दी अटैक करता है पुरुषों के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या होता है उसका असर उनके घर पे पड़ता है और वो बच्चों को वो संस्कार नहीं मिल पाते जो उन्हें मिलने चाहिए। तो इसमें समन्वय बिठाने के लिए वो चाहते हैं कि आप उन्हें मतलब इस तरह का कोई मैसेज दें कि वो थोड़ा सा इसमें सामंजस्य बिठाएं कि बच्चों के संस्कारों पर उसका फर्क पड़े, क्योंकि आप ही नहीं बताया कि संस्कारों का सबसे महत्वपूर्ण रोल है सारी प्रॉब्लम में। सर, ये बहुत ही अच्छा एक सवाल उठाया है हमारे व्यूअर्स ने। देखिए, क्या होता है कि जब हम ग्राउंड लेवल से मिड लेवल पे आते हैं या फिर हम अभी आपने जो मुझे से प्रॉब्लम बताई वो आती है सबसे लाइफ के उस लेवल की जब एक स्त्री जो है वो अपना कमा रही है और घर पे भी उसका कुछ डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, इस टाइम की बात है। ये प्रॉब्लम में कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस बनाना है। एक तो सबसे पहले इसमें 50% अगर घर में पति है, पत्नी है, 50% दोनों के ऊपर ही इसकी जिम्मेदारी आती है। और अगर मैं सिर्फ स्त्री की बात करूं कि उसके ऊपर जैसे बताया कि इमोशनल एक या फिर ये कह सकते हैं कि उससे स्ट्रेस आता है, सबसे पहले तो इसके लिए स्ट्रेस एनलार्जमेंट कैसे होना चाहिए, कैसे तो
तो मैं इसमें थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि इसके लिए आप बहुत पहले समय में चले जाइए, जब आपके घर में बेटी है, बेटा है, बच्चे हैं। हम अपनी बात तब से करते हैं जब हम छोटे बच्चे हैं। तो उस टाइम पे जब हम अपनी बेटी को बड़ा कर रहे हैं, तो अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे घरों में जब भी कोई बचपन में ही जब भी कोई हमें फैसला लेना होता है, तो या तो भैया लेते हैं, या पिताजी लेते हैं, या दादाजी लेते हैं। कभी भी फैसला लेने में घर की लड़की, माता या दादी, तो दादी जी को तो मैं छोड़ देती हूँ, शायद उनसे पूछ लिया जाता है क्योंकि वो बड़ी है घर की। बट एक लड़की जो कि अगर मैं कहूँ 15 से 20 साल की भी है, या मैं ये कहती हूँ कि 10 से 15 साल की भी है, उसके लेवल का कोई भी डिसीजन है, जरूरी है कि हमें पहले बच्चे को डिसीजन मेकिंग बनाना होगा। ये प्रॉब्लम तभी आती है लाइफ में जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो बेटी की जब एजुकेशन की बात आती है, जब बच्ची छोटी है, मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि क्यों नहीं ऐसा होता घर में कि बच्ची छोटी है और एक भाई एक बहन है घर में, और बैंक का कोई काम करना है और पापा कह रहे हैं कि बेटा तुम चले जाओ चेक जमा करवा दो। ऐसा काम बेटी को क्यों नहीं कहा जाता? ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि पोस्ट ऑफिस चले जाओ बेटा, स्पीड पोस्ट करवा दो आज? क्यों नहीं कॉन्फिडेंस लेवल को उसी जगह से उठाने की कोशिश की जाती लड़कियों के लेवल पे? आज की बात आती है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि एक भय है यहाँ पे, यहाँ के माहौल में 7 बजे बाहर नहीं निकलना, या घर में सब कहते हैं, नो डाउट डर है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। इसके लिए हम अपनी बच्चियों को बहुत सारी चीजें हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, सेल्फ केयर की, सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं। यानी कि ये सारी चीजें मानसिक भी हैं और फिजिकल एटीट्यूड्स भी हैं, दोनों को एक ही लेवल पे ले जाना है। बचपन में अगर बच्चे को आप सिखा रहे हैं तो बच्ची को भी हर एक चीज सिखाइए। तो मैं श्योर हूँ अगर उसको भी उसी तरह की परवरिश मिलेगी, बच्ची के सोच समझ में एक लड़के जैसी बात आएगी, उसे प्रेफरेंस मिलेगी, उसके डिसीजन को सुना जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस बच्चे में आगे जाकर, जो कि वही बच्ची बड़ी होकर माँ, पत्नी या बहन बन के आगे जाकर वो अपनी जिंदगी की हर प्रॉब्लम को आई एम डैम श्योर 100% श्योर वो सॉल्व कर लेगी। और छोटी मोटी परेशानियां तो सब जगह आती हैं, उसमें फिर आता है रोल आपके साथ वाले इंसान का कि एक दूसरे से सलाह करके वो आगे बढ़ सकते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट में इस चीज का भी बहुत बड़ा एक तरह से कहूंगी रोल है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि अभी लास्ट जब ये अपना महिला दिवस था, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि देश की तरक्की के लिए पहले हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा, ये उन्होंने कहा। तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूंगी कि ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। महिला, नारी यानी वो लड़की जो बचपन में बड़ी हो रही है, उसकी परवरिश आप ऐसे करिए, उसे भी जूडो कराटे सिखा दीजिए भाई, उसे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उसे भी कहिए जा अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी कर, घर से बाहर निकल। घर से बाहर निकलती हैं लड़कियां, अकेले जाने में डरती हैं, क्यों नहीं करने देते? घर में करना चाहिए, करने देना चाहिए विद सेफ्टी फैक्टर। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऐसे ही अंधे कुआं में धकेल देना, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन जब एक माहौल, एक सोच उनके साथ चलेगी, एक कॉन्फिडेंस उनके साथ चलेगा, एक आत्मनिर्भरता उनके साथ चलेगी, तो वो आत्मनिर्भर उसको सिर्फ फिजिकली ही नहीं करेगा, आत्मनिर्भर मेंटली भी करेगा उसको। तो वो उस जो मेंटल लेवल उसका जो डेवलप हो जाएगा उस टाइम पर आकर ये सब करते रहने पे, तो मैं डेडली श्योर हूँ कि वो अपनी ये कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, बी पॉजिटिव, लड़कियां कर सकती हैं बस सिर्फ जरूरत इस चीज की है कि हमें उन्हें वो विश्वास दिलाना होगा कि तुम कर सकती हो, हाँ तुम करोगी, तुम कर जाओगी, बस इस विश्वास को दिलाने की जरूरत है और कुछ नहीं है। हम सब इकट्ठे मिलकर कर सकते हैं, नारी के साथ पुरुष मिलकर करें, क्योंकि 50-50% ही है, 50% आबादी है हमारी जो कि गर्ल्स की है, और एजुकेशन सिस्टम अभी भी मुझे लगता है कि 80% अगर बॉयज एजुकेटेड हैं मतलब, और महिलाएं 60 के आसपास होंगी। तो वो जो थोड़ा सा स्तर है उसको बढ़ाना है, बस घर से ही शुरुआत करनी है हमें सबसे पहले। तो फिर मुझे लगता है कि हो जाएंगे सारे काम। लगता नहीं मुझे कि इसमें कुछ होगा। ये मैम ने बहुत अच्छी बात कही, आत्मनिर्भर भारत से जो इन्होंने बात को जोड़ा, तो उसी से मुझे याद आया कि दीपा मैम जैसे कि बहुत काम कर रही है नैतिक एंटरप्राइजेस के अंडर में, और आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है जो मोदी जी ने अभी शुरू किया है, उसको मैं देख रहा हूँ कि दीपा मैम काफी समय से कर रही है।
क्योंकि महिलाओं की आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है देश की प्रगति के लिए। तो क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, तो मैं आखिरी कंक्लूजन की तरफ बढ़ना चाहूँगा। तो मैं एक-एक करके आप सभी से थोड़ा-सा कंक्लूजन स्टेटमेंट लेना चाहूँगा। तो दीपा मैम, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी तो हमने ये जो भी डिस्कशन किया, इसमें ये निकल के आया कि हमें घर में कितनी ज़रूरत है जागरूकता फैलाने की, तो समाज में कितनी ज़रूरत है, ये हमारे अपने ऊपर है। लेकिन एक सरकार के तौर पे आप कैसे देखते हैं कि सरकार को कौन से कदम और उठाने चाहिए जिससे कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा और ज़्यादा मिल सके? क्योंकि जैसे भी मैम ने बताया कि आज भी महिला डरती है कि 7 बजे अगर बाहर जाएँगे तो घर वाले जाने नहीं देंगे। तो क्या मतलब कहाँ कमी लगती है आपको? क्या सरकार को ठोस कदम उठाने हैं? क्योंकि कितने भी सख्त कानून आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि अपराध जो है वो कम होने का नाम नहीं लेते महिलाओं की तरफ से। दीपा मैम, आपका माइक शायद म्यूट है, आप उसको ऑन कर लीजिए। ओके मैम। हाँ जी, आवाज आ रही? जी यस मैम। हम देखते हैं कि कुछ जो पिछले कुछ वर्ष हैं, पिछले कुछ साल हैं, इसमें काफी कुछ ऐसे सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। चाहे मैं किसी एक सरकार या किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन हाँ, हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, सरकार चाहे कोई भी हो, नारी के लिए हर समय समय पर सरकारों ने कदम उठाए हैं और उनको जो अधिकार मिलने चाहिए उनके लिए भी उन्होंने समय समय पर उनके अधिकारों का जो एक दायरा होता है वो बढ़ाया हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि आज भी जो नारी है या महिला है या जो भी है, एक स्कूल की छात्रा है या ट्यूशन जाती है, शाम को ट्यूशन से अकेले वापस आती है, तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं घर में लोग उसके पेरेंट्स को या घर वालों को चिंता सताने लगती है कि अरे 7 बज गया है, अंधेरा हो गया है, अभी तक बच्ची वापस नहीं आई है और कुछ ऐसी अनहोनी तो नहीं हो गई है उसके साथ, कोई ऐसी घटना तो नहीं घट गई है। तो मुझे लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। दूसरी मुझे ये लगता है कि जो डर है, कानून का एक डर है, वो आज भी जो ये आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं या असामाजिक तत्व हैं, उनको कहीं ना कहीं इन कानूनों से जो कानून है महिलाओं के लिए के हक के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उनका उन्हें कोई डर नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन कानूनों को प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार को कुछ न ऐसे कदम उठाने चाहिए कि स्त्री जो घर से बाहर निकलना चाहती है, रात के अगर अंधेरा होने के बाद भी वो बाहर निकलना चाहती है, तो कहीं ना कहीं उसे महसूस हो कि नहीं, मैं उस माहौल में, उस रात के अंधेरे में भी सुरक्षित हूँ। और उसे ऐसा महसूस कहीं भी नहीं होना चाहिए कि मैं अगर शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर निकल रही हूँ तो कुछ ऐसी घटना मेरे साथ ना हो जाए, या मेरी बहन के साथ या मेरे घर की किसी भी फीमेल के साथ ऐसी कोई घटना ना हो जाए जिसके कारण मुझे मतलब जो आगे जो समाज है उसको भी ये मैसेज जाता है। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो आगे भी समाज को ये मैसेज जाता है, जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर डर और ज्यादा बैठने लगता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कानून जो है, कानून जो महिलाओं के हक में, ये इस तरीके के जो कानूनों का अभी भी प्रभावशाली नहीं हो पाए हैं कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। इन कानूनों को प्रभावशाली बनाने में सरकार को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। और मुझे तो यही लगता है कि कानूनों को प्रभावशाली बनाना चाहिए कि किस तरीके से लोगों के मन में, जो असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको डर उनके मन में पैदा किया जा सके कि नहीं, अगर आप कुछ ऐसी घटना को अंजाम देते हो तो आपके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई जिसकी कल्पना आप सपने में भी नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमारा कानून जो है आज भी ऐसी लचर अवस्था में है। जो हम कह तो देते हैं कि महिलाओं के हक में कानून बनाए गए हैं, आज भी हम देखते हैं कि बहुत से रेप केसेस होते हैं, लेकिन जो वो होता है, अंजाम देता है उस घटना को, वो छूट जाता है। कहीं ना कहीं से वो कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो इतना कुछ करने के बाद भी वो बच निकलता है।
तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि डर उनके अंदर नहीं है। तो इस तरीके के लोगों के मन में ये डर पैदा करना कि नहीं, ऐसी घटना अगर होती है तो आपको कहीं ना कहीं से इसका भुगतान करना ही पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। सरकार को इस और बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए। थैंक यू मैम। मीता मैम, कानूनों पे जो सरकार के कदम होने चाहिए उसके बारे में दीपा मैम ने भी जिक्र किया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप महिला विद्यालय में काफी जुड़ी रही हैं, तो आपको कहाँ लगता है शिक्षा में कहाँ कमी महिलाओं की? जैसे कि खासकर अगर मैं ग्रामीण इलाके की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है, जो वो अभी भी अवेयर नहीं है उस चीज के लिए और उनको लगता है। तो क्या कदम मतलब सरकार की तरफ से और एक इंस्टीट्यूशंस के तौर पे हमारे शिक्षा समाज को लेने चाहिए कि उन महिलाओं को भी हम उतना शिक्षित कर सके कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें और उनका गलत उपयोग भी ना करें? हमारा आज का जो ये डिस्कशन था, कहीं ना कहीं इसमें एक बात पे कंसंट्रेट किया गया, वो ये कि हमें महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप है एजुकेशन, अगर हमें इकोनॉमिकली एम्पावर होना है। पर एजुकेशन का कहीं एजुकेशन या लिटरेसी का हमारे यहाँ थोड़ा सा हमारे देश में गलत अर्थ लिया जाता है। मैं अगर आज अपना नाम लिख सकती हूँ और साइन कर सकती हूँ, मतलब मैं एजुकेटेड हूँ, मैं लिटरेट हूँ। Does this really mean education? No. Education or literacy means being aware of what all is happening around you. At the same time, you should also be in a position to understand things around you. So ये mindset develop करने के लिए हमें महिलाओं का, जैसे हमारे एजुकेशन में कहा जाता है, holistic development of people. तो हमें महिलाओं के संपूर्ण विकास के लिए जो भी हमें इनिशिएटिव लेने हैं, वो सारे इनिशिएटिव सिर्फ सरकार से ही ना एक्सपेक्ट किए जाए। अगर हम किसी महाविद्यालय में है, स्कूल में है, कहीं भी है, तो हमें सभी जगहों पर इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की दूसरी जो आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन बेसिकली जो है वो है हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, टू ट्रांसफॉर्म आवर पर्सनालिटी। हम जो भी है उससे हमें बेहतर प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, चीज़ें समझने के लिए हमें एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। पर एट द सेम टाइम यदि हमें अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावर करना है तो हमें अपने स्किल को डेवलप करना आना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिलाएं क्रिएटिव ज्यादा होती है, तो जो भी आगे बढ़ना चाहता है, कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है, उनको अपने स्किल का आइडेंटिफिकेशन बहुत ही यंग एज में कर लेना चाहिए और सिर्फ उस स्किल को डेवलप करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जैसे अगर आज मैं देखती हूँ कई महिलाएं हैं, कई पुरुष भी ऐसे होंगे जिनके पास बहुत डिग्रीज होगी, बहुत पढ़े लिखे होंगे, पर when it comes to making financial how sound you are financially on the basis of whatever education you are having, तो मुझे लगता है एक स्किल जिसके पास है, किसी को अगर अच्छा स्टिचिंग आता है, एम्ब्रॉयडरी आता है, कोई अच्छा ब्यूटिशियन का काम कर सकता है, वो इन पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा पैसे कमा सकता है। तो पढ़ाई जो है वो हमारे बेसिक पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए होना चाहिए और स्किल जो है वो हमें अपने आप को ओवरऑल डेवलप एस्टैब्लिश करने के लिए होना चाहिए। इन चीज़ों को थोड़ा सा हम समझें और इन्हीं चीज़ों के लिए को दिमाग में रखते हुए सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं आए जिससे लोग उनका फायदा उठा के अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश कर सकें। मुझे लगता है इससे काफ़ी हद तक हमारी ये सब जो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसका एक सोल्यूशन आ पाएगा। नेहा मैम, मैं आपसे थोड़ा सा इसी बात पर आपके विचार जानना चाहूँगा कि आप कंक्लूजन के तौर पे क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि मीता मैम और दीपा मैम ने बताया कि कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में किस तरह की ज़रूरत है, तो आपको क्या लगता है? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ मीता मैम से भी, दीपा मैम से। उन्होंने बहुत अच्छे विचार अपने व्यक्त करे, बहुत अच्छा बताया मीता मैम ने, जिस तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया इस चीज़ को। यही सब चीज़ें हैं, इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं एक कोट करती हूँ कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सभी फील्ड में उल्लेखनीय रूप से बढ़ती रहे। इसी तरह से देखिए, दृश्य तो बदल रहा है धीरे धीरे, टाइम शायद थोड़ा लग सकता है। अब बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे खास उपलब्धियों में हासिल करने वाली कुछ महिलाएं तो हैं, जिनके उदाहरण हम हमेशा से सुनते आए हैं, उनकी उन्नति हमें पता चलती रही है। पर अगर हम ध्यान से देखें कि कुछ अद्भुत में रही है, पुराने काल से सीता जी की बात करें या फिर मैं आगे की बात करूं तो मेरे ध्यान में आता है कि
लक्ष्मीबाई से लेके इंदिरा गांधी, या फिर मैं बात करूँ आज की तो देवी जी का नाम मेरे को एकदम से याद आता है। तो परंतु प्रॉब्लम क्या है कि महिलाओं की स्थिति में कितना परिवर्तन आ चुका है और कितना आना बाकी है। वो आम महिलाओं के परिवर्तन के जो मतलब नॉर्मल इन लेडीज की बात छोड़ के हम डे टू डे लाइफ में अगर महिलाओं की बात करें तो उनका परिवर्तन, उनमें परिवर्तन लाने की तो अभी भी जरूरत है, वो बाकी है। बाकी क्या है, बहुत ज्यादा बाकी है। दरअसल असल परिवर्तन तो आना ही चाहिए आम लोगों के जीवन में, आम लोग मतलब आम जो हम महिलाएं हैं उनके जीवन में। सिर्फ जरूरत है इन सब चीजों की, जैसे मैम ने बताया, मीता मैम ने, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। जरूरत है उनकी सोच में परिवर्तन लाने की, क्योंकि देखिए अगर हम खुद चाहते हैं किसी चीज को करना तो हम कर सकते हैं। सोच में परिवर्तन आ जाए, उससे उन्हें बदलने का उनको खुद से एक होना चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन। आम महिलाओं के जीवन में परिवर्तन, उनकी स्थिति में, उनकी सोच में, तो वही होगा असली एम्पावरमेंट। जब खुद सेल्फ रियलाइजेशन, जब देखिए ये बात हमेशा होती है कि जिस पर अगर कोई जुल्म हो रहा है या कोई भी मतलब महिला है, वो खुद उससे कैसे निकल सकती है, हर महिला जानती है। किसी भी सिचुएशन में महिला अगर है, उसके किसी भी तरह का जुल्म हो रहा है, तो वो जानती है कि उससे कैसे निकलना। बस जरूरत किस चीज की, हिम्मत की। वही हिम्मत लानी होगी, तभी पूरा होगा शायद वुमेन एम्पावरमेंट। उनके खिलाफ नो डाउट अपराध बढ़ रहे हैं, शहर असुरक्षित होते जा रहे हैं। कुछ चुनिंदा घटनाओं या उनकी वजह से कई सारी दूसरी महिलाएं भी हैं जिन्हें बाहर निकलने से डर लगता है, जैसे दीपा मैम ने भी बोला, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। बस सिर्फ जरूरत है एक हिम्मत लाने की। सब कुछ हो सकता है, बंद दरवाजे खोलने की जरूरत है, ताकि वो रोशनी आ सके इंसान को अंदर, मतलब लड़कियों के अंदर एटलीस्ट, कि वो डरे ना, मतलब वो ये ना सोचें कि क्या होगा, बट टू डू नेक्स्ट, बस कर जाए। वो हिम्मत है ना, जो वो जब एक बार किसी लड़की महिला के अंदर आ जाती है, तो जैसे मीता मैम ने भी बताया कि बड़ी सारी चीजें हैं जिससे वो कमा सकती हैं, तो यही कड़ी का एक दरवाजा वो खोल सकती हैं। जैसे बचपन में सिखाया जाता है अक्सर लड़कियों को कि खाना बनाना सीख लो, खाना बनाना बहुत जरूरी है, खाना देखो तुम्हें बनाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ खाना तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जरूरत है सिखाया कि बेटा कमाना भी जरूरी है, कमाने के लिए तुम्हें पढ़ना भी जरूरी है। एजुकेशन तो मस्ट है ही है। ये चीज आर्थिक रूप से सक्षम होना कितना जरूरी है, ये चीज अगर तुम्हें बता दी जाए और उन्हें समझ भी आ जाए, परिवार के लिए, अपने लिए तुम्हें कमाना जरूरी है। देखिए पैसों से कोई खुशियां नहीं खरीदी जाती, मैं मानती हूँ इस चीज को, पर बहुत कुछ ऐसा आता है जो खुशियां साथ लाता है। तो जब एक लड़की पढ़ी लिखी होगी, वो कमा सकती है, तो वुमेन एम्पावरमेंट अपने आप ही आ जाएगी। वो खुश रहेगी, वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकती है। अगर शिक्षा के साथ कुछ अंश जोड़ दिए जाएं, मतलब जैसे मैम ने कहा कि असली में मतलब डेवलप होना जैसे सिर्फ सिग्नेचर लिखने से नहीं होता। एक बहुत अच्छी मैम मुझे आपकी बात लगी, ये है कि आपको किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी हमारी वुमेन एम्पावरमेंट का एक हिस्सा है। वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आना ही चाहिए लड़कियों के अंदर, जिसकी कमी बहुत ज्यादा है। BA MA कर लेने से, सिंपल टैग लाइन देने से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर जो कौशल है, आपके अंदर जो भी आपके अंदर जो अंदर एक हिम्मत है, साहस है, उसको बाहर लाने की जरूरत है। वो उपयुक्त बनाए उसको, तो इस लायक बनाए कि आप अपना खर्च तो कर ही सके अपना, तभी एग्जैक्टली शिक्षा के मायने सार्थक होंगे। जरूरी नहीं हर कमाने वाली लड़की बड़ी डॉक्टर या शिक्षिका ही हो। वो खाना बना सकती है, अपने घर से पार्लर चला सकती है, कपड़े सिल सकती है, यार वो बहुत कुछ कर सकती है। उन्हें ये सब आता है, वो सब कर सकती हैं। ग्राउंड लेवल से बात करें, सिर्फ घर से ही नहीं, उनको अगर घर से बाहर निकल के भी वो अपना हुनर बाहर लाना चाहती है, तो आगे बढ़ाना चाहती है। ये एक सोच है मेरी तरफ से। जरूरत है इस सोच को आगे बढ़ाने की। उनको कौशल, उनका जो कौशल है अंदर, जो उनके अंदर एक वो है, उनकी मतलब उसको कंक्लूड करने की, क्योंकि समय आ ही गया है अब, ये काफी हो गया है। क्योंकि अगर हम शहरों की बात करें तो काफी जो है लड़कियां आगे बढ़ चुकी है, पर अभी भी अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, या मैंने उत्तराखंड में कई जगह पे देखा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपका ज्यादा समय नहीं जा रहा हो आशीष जी, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगी। एक छोटा सा उत्तरकाशी के पास एक छोटा सा जिला था मनेरी, उसमें हम एक सेशन के लिए गए थे जिसमें महिलाओं को कुछ जरूरी बातें बतानी थी, और हमारी टीम के पास 2 बैग्स बड़े बड़े बिस्किट्स के रखे गए थे। उस वाली पूरी टॉपिक में हमें कुछ जरूरी चीजें महिलाओं को बतानी थी, लेकिन वो जो महिलाएं थी वो मजदूर वर्ग की थी, और उनको वो सुनने से ज्यादा उनका ध्यान पूरा टाइम 15 मिनट के सेशन में पूरा
टाइम नहीं था कि वो बिस्किट और वो सामान, वो फल उन्हें कब मिलेगा। यानी कि भूख भी इंसान की एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये चीज जो है, ये चीज जब तक हम नहीं सोचेंगे इस पर, तो हम फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे कितना भी डिस्कशन कर लेंगे, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो सकती। मतलब कि हर वर्ग को ध्यान में रखना पड़ेगा इस चीज में। ये है, उन लोगों का ध्यान उसमें था। 15 मिनट जब हमारा सेशन खत्म हो गया, वो इसी चीज का वेट कर रहे थे कब हम उनको वो प्रदान करें, वो खाने की चीजें, क्योंकि असल जरूरत उनकी पेट की थी। वुमेन एम्पावरमेंट तो गया साइड पे, उनको ये जरूरत थी कि सामने जो बिस्किट्स पड़े हैं, जो फ्रूट्स दिखा रहे हैं, वो हमें मिल जाए। किसी को लग रहा था मुझे ज्यादा मिले, छीना झपटी हो गई थी वहां, हमारा मतलब ही नहीं हो रहा था। तो ये जरूरतें भी बहुत हैं, काफी कुछ बदलना जरूरी हुआ। तो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि जो मेहमान हमारे साथ है, ये तीनों ही वुमेन एम्पावरमेंट के दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप तीनों ने अपना समय दिया देश हित में चर्चा कार्यक्रम में। और अगर मैं तीनों के विचारों को जोड़ के देखा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम हिंदुस्तान, विकसित हिंदुस्तान की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं देश के, तो देश की प्रगति देश के राज्यों पर निर्भर करती है, और राज्य की प्रगति जनपदों पर, जिलों पर, मोहल्लों पर, और सबसे मतलब बेसिक इकाई जो है हमारे घरों पर डिपेंड करती है। तो हमें अपने घर से शुरू करना होगा। हम सरकार से बाद में उम्मीद करेंगे सरकार को क्या करना नहीं करना, ये सरकार कितना भी कुछ कर ले, जब तक अगर हमारे मेहमानों की बात भी माने, और ये मेरा अपना भी विचार है कि जब तक हम घर से कुछ शुरू नहीं करेंगे, तो इसमें हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और ये भी फैक्ट है कि जब तक हमारी महिला सशक्त नहीं होगी, हमारा देश भी कभी सशक्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसी के साथ मैं आप तीनों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे जब कभी भी हमारी चर्चा को आपकी जरूरत होगी, तो आप अपना कीमती समय फिर से देने के लिए तैयार रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।